नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ नेट पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यास एवं कहानियों की श्रृंखला। इस श्रृंखला की सभी कहानियां और उपन्यास अलग अलग प्लेलिस्ट में चैनल पर अपलोड हैं। आप वहां पे जाके पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के अवश्य जाइए ताकि परीक्षा में आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस श्रृंखला के साथ में एक हमारी श्रृंखला चल रही है विगत प्रश्न पत्र जो नेट के हुए हैं उनकी श्रृंखला। उन प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में हमने आपको बहुत सरल तरीके से पेपर को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं। कथन कारण वाले प्रश्नों को आप कैसे सही कर पाएंगे, सही प्रश्न जांच पाएंगे कि ये दोनों कथन सही हैं या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सरल ट्रिक भी हमने उसमें शेयर की है। इसी के साथ में रचनाओं के क्रम भी हमने साझा किए हैं कि किस तरह से आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे। कूट वाले प्रश्नों को भी वह सरल माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से उस वीडियो में हमने बताया है। एक सूचना आपको दे दें होली के उपहार की, हम जल्द ही होली के बाद व्हाइट बोर्ड पर संपूर्ण टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, वो भी निःशुल्क। आप सभी जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होंगे होली के बाद व्हाइट बोर्ड पर निःशुल्क क्लासेज। आप सिलेक्शन लीजिए हमारे साथ जुड़ के। आज चल रहे हैं इस क्रम में पहली कहानी देख रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। कहानी में बता दें, एक गाड़ीवान होता है जिसका नाम हीरामन है। वो मन का भी हीरा है। वो इस कहानी में 3 कस्में खाता है। 3 कस्में क्यों खाता है? वो जो काम करता है उसमें कहीं ना कहीं उसका दूसरा रूप, जो वो काम करता है उनका जो उसको परिणाम मिलता है वो गलत मिलता है, इसीलिए वो 3 कस्में खाता है। ये कहानी उन 3 कस्मों पर है। आगे चल के देखते हैं वो कौन कौन सी 3 कस्में खाता है और क्या कारण है कि वो कस्में खाता है। पढ़ते हैं कहानी को। यह कहानी पहली बार अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु जी की तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अपरंपरा पत्रिका में। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। 1956 में फणीश्वर नाथ रेणु जी की तीसरी कसम प्रकाशित हुई थी। तीसरी कसम कहानी जो है ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। आगे है, तीसरी कसम कहानी के 10 साल बाद यानी कि 1966 में तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी थी। फणीश्वर नाथ रेणु जी की तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम पर कौन सी फिल्म बनी है? तो ये कहानी है तीसरी कसम। तीसरी कसम पर तीसरी कसम नाम से ही फिल्म बनी है। महत्वपूर्ण है कि इस फिल्म के संवाद लेखन का काम फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया था। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किस फिल्म के संवाद लेखन का काम किया है? तो तीसरी कसम। इस फिल्म के डायरेक्टर वासु भट्टाचार्य और निर्माता शैलेंद्र थे। जो तीसरी कसम फिल्म थी, प्रश्न बनेंगे, नवीन प्रश्न बनते हैं, तो इसके डायरेक्टर जो थे वो वासु भट्टाचार्य थे और तीसरी कसम जो फिल्म थी उसके निर्माता शैलेंद्र थे। इस फिल्म में तीसरी कसम फिल्म के मुख्य रोल में राज कपूर और वहीदा रहमान थे। तीसरी कसम फिल्म को 1967 यानी कि 1967 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में हीरामन 3 कस्में खाता है। जो मुख्य नायक है हीरामन और हीराबाई, ये दो लोगों पर, दो जो मुख्य पात्र हैं उन पर कहानी आधारित है। हीरामन इस कहानी में 3 कस्में खाता है, इसीलिए तीसरी कसम इस कहानी का नाम है। पहली कसम खाता है हीरामन, वह गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं लादेगा। जो तस्करी का या जो चोरी का माल होता है उसको वो नहीं लादेगा। नंबर दो का जो काम होता है या जो सामान होता है, चोरी से लाया गया सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको वो नहीं लादेगा। दूसरी कसम खाता है हीरामन, बांस की लदनी नहीं करेगा। जो बांस होता है, आप देखा होगा बांस के कई चीजें होती हैं, बांसुरी भी होती है, बड़ा बांस हो जाता है, वो उन सब की भी लदनी अपनी गाड़ी पर नहीं करेगा। आगे तीसरी कसम और महत्वपूर्ण वह खाता है कि वह नौटंकी कि किसी नर्तकी को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। क्योंकि तीसरी कसम वो जब खाता है तो उस समय वो हीराबाई एक नर्तकी होती है कहानी में, उसको गाड़ी में बैठाता है
हीरामन नर्तकी को प्रेम करता है सही में, लेकिन नर्तकी वहां पे उसका उपयोग करना चाहती है। तो ये कहानी में तीसरी कसम वो खाता है कि नौटंकी की किसी नर्तकी को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। दूसरी खाता है बांस की लदनी नहीं करेगा, यानी कि बांस अपनी गाड़ी में नहीं रखेगा, बैलगाड़ी में। और पहली खाता है कि तस्करी का सामान भी वो अपनी बैलगाड़ी में नहीं रखेगा। आगे है कहानी में हीरामन पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है। जो बैलगाड़ी है उसको चलाना नहीं, हाँकना कहते हैं। तो ये जो आपका हीरामन है ये 20 साल से गाड़ी हाँकता है। प्रश्न बन सकता है कितने साल से, कितने साल से, तो वो ये यहाँ पर 20 साल से हाँकता है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। तीसरी कसम जो कहानी है वो हीरामन और हीराबाई के माध्यम से जब वो गाड़ी में सफर करते हैं, यानी कि हीरामन हीराबाई को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, उसके बाद दोनों की जो बातें होती हैं उन सबको, या जो उनका निश्चल प्रेम है उसको बड़े आंचलिक रूप से कहानीकार ने अंकित किया है। कहानी के पात्रों में देख लेते हैं। कहानी के जो पहला पात्र है हीरामन, यह कहानी का नायक है और ये 20 साल से गाड़ी हाँकता है। यह कहानी में 3 कस्में खाता है और साथ ही ये जो हीराबाई है उसको प्रेम भी करता है। दूसरी पात्र है हीराबाई, यह कहानी की नायिका है और ये हीरामन की गाड़ी पर बैठती है। आगे है हीरामन गाड़ी में बैठे हुए, हीराबाई गाड़ी में बैठे हुए हीरामन को परख लेती है। यह तो वास्तव में हीरा है। हीराबाई एक नर्तकी है, समाज में घूमती है, जहां नृत्य करती है तो उसका जो जीवन है वो कई लोगों के संपर्क में आ जाता है। और जब वो हीरामन की गाड़ी में बैठ जाती है हीराबाई, तो वो हीरामन की बातों से उसके मन को परख लेती है कि वो सच बोलता है, यानी कि वास्तव में हीरा है। कपट उसकी बातों में, उसके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं होता है। अन्य पात्र हैं कहानी में पलटन दास, लाल मोहर, धुनीराम और मुनीम। ये कहानी में अन्य पात्र हैं। मुख्य पात्र हीरामन और हीराबाई है। कहानी के प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, लगे हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहला है तब तो मीठा कहूंगी, भैया नहीं मेरा नाम भी हीरा है। हम जब किसी को संबोधित करते हैं तो भाई बहन इस तरीके से संबोधित करते हैं चलते हुए। अब पाश्चात्य संस्कृति हम पर भी हावी होने लगी है तो हम सर मैम करके भी संबोधित करते हैं। तो हीराबाई यहाँ पे कहती है हीरामन को कि तब तो मैं मीठा कहूंगी, मैं आपको जो है मीठा कहूंगी, भैया नहीं, क्योंकि मेरा नाम भी हीरा है। क्योंकि हीराबाई, हीरामन के नाम में हीरा लगा हुआ था और हीराबाई के नाम में भी हीरा लगा हुआ था, तो वो इसीलिए कहती है कि मैं तुम्हें मीठा कहूंगी, यानी कि कहीं ना कहीं प्रेम को संबोधित कर रही है। झूठा ही सही लेकिन प्रेम है। अगला है हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। दुनिया भर की निगाह से हीराबाई को कौन बचा कर रखना चाहता है? तो हीरामन रखना चाहता है, क्योंकि वो उसको प्रेम कर बैठता है उतने ही समय में जितने समय वो उसकी गाड़ी पर बैठी है। अगला कथन है इस कहानी में, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। यह कथन हीराबाई कहती है हीरामन से। आगे है जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। ये जो कथन है ये पलट दास कहते हैं हीरामन से। महत्वपूर्ण है। ये जो पलटन दास हैं, जो पलट दास हैं, ये हीरामन से कहते हैं कि जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। ये प्रश्न चिन्ह करते हैं, यानी कि प्रश्न चिन्ह करते हैं कि ये स्त्री गाड़ी पर अकेली रहेगी। कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यहां पे पुरुष की मानसिक जो प्रवृत्ति है उसको दिखाया है कि पुरुष हमेशा स्त्री को एक अबला के रूप में देखने का प्रयास करता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। यह कहानी हमने देखी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। हीरामन हीराबाई, इनकी प्रेम प्रसंग चलता है एक गाड़ी पर, जिसमें पहला जब वो तस्करी का सामान लाता है उसमें भी उसको कहीं ना कहीं धोखे का सहारा मिलता है। वो
पहली कसम खा लेता है कि मैं इस तरह का सामान, झूठा सामान या चोरी का सामान अपनी गाड़ी में नहीं ला दूंगा। दूसरा, बांस का सामान, उसको लादने के लिए भी वो कसम खा लेता है कि मैं अब इस सामान को नहीं ला दूंगा। तीसरी कसम, किसी भी नर्तकी को वो नहीं बैठाएगा। जो कि हीराबाई को उसने बैठाया था, उससे भी उसको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। ये कहानी थी, कहानी का मुख्य था। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी है हमारी लाल पान की बेगम। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही कहानी है। ये भी आंचलिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में है बिरजू। बिरजू कहानी में बालक है 7-8 वर्ष का। उसकी माँ है, उसके पिता है, बहन है, गांव का परिवेश है शाम का, कि सब लोग गांव में जो मेला लगता है उसको देखने के लिए जाएंगे। और वो मेला किसी पूर्णिमा को लगता है। उस मेले को देखने जाने के लिए सब लोगों की तैयारियां रहती हैं। इसमें अनेक पात्र आए हैं गांव के, जो जैसे गांव में कुआं होता है, वहां से पानी भरने सब लोग जाते हैं। गांव की स्त्रियां एक साथ पानी भरने जाती हैं। वो सब चित्रण है। कैसे एक दूसरे से ईर्ष्या भी लोगों में रहती है, एक दूसरे को चिढ़ाती भी हैं महिलाएं, और फिर जाते समय एक दूसरे को लेकर भी जाती हैं कि तू भी चल मेरे साथ, तू नहीं चल रही क्या मेला देखने। इस तरीके से सभी लोग मेला देखने जाते हैं। गाड़ी दूसरी टोली से मंगाई जाती है, क्योंकि बैलगाड़ी उन लोगों के पास नहीं होती है। बहुत अच्छे मार्मिक कहानी है। आंचलिकता पूर्ण रूप से इस कहानी में भी है, जैसा मैलांचल में है। पढ़ते हैं कहानी को। यह कहानी पहली बार कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु जी की लाल पान की बेगम जो कहानी है, ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, यह कहानी पूरी कहानी संग्रह, ये यहाँ पर पूरी नहीं है, यहाँ पे ठुमरी है। यहाँ पर ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, 1959 में संकलित हुई थी। आगे है, यह कहानी भावात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। भावों का तो इसमें बहुत ज्यादा ज्वलंत चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया है। आगे है, पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया है। फणीश्वर नाथ रेणु की अधिकांश कहानियों का रूपांतरण हुआ है। उनकी एक विशेषता यह भी है, क्योंकि आंचलिक कहानियां हैं, संपूर्ण रूप से आंचलिक है, एक अंचल विशेष पे है। एक गांव को, एक कस्बे को उन्होंने जब उठाया, एक गांव को उठाया है, वो समग्र गांव की गतिविधियों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्होंने चित्रण किया है। तो कहीं ना कहीं नाट्य रूपांतरण नाटकों में बहुत अहम भूमिका रही है उनकी कहानियों की। कई कहानियों का रूपांतरण हुआ है, जिसे 1907 में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया है। ये जो पुंज प्रकाश जी हैं, इन्होंने लाल पान की बेगम कहानी का नाट्य रूपांतरण किया है। और इसका जो नाटक खेला गया है 1907 में, ये नाटक 1907 में शारदा सिंह के निर्देशन में, और ये पटना में है आपका कालिदास रंगालय, यानी कि जो मंचालय है उसमें ये खेला गया है नाटक। आगे है, प्रश्न कभी भी बन सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण पटना के कालिदास रंगालय में यहाँ मतलब मंचित हुआ है, खेला गया है। तो ये लाल पान की बेगम कहानी पर जो नाटक है वो खेला गया है। आगे है, यह कहानी नारी केंद्रित है, संपूर्ण कहानी नारी ही केंद्रित है, जो बिरजू की मां है। गांव में महिलाओं के बीच होने वाले परिवेश का जीवंत वर्णन कहानी में किया गया है। इस कहानी में गांव का जो परिवेश है उसका वर्णन किया गया है। आगे है, यह कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। ये जो लाल पान की बेगम कहानी है, ये नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी में पति पत्नी के बीच रिश्तों के खट्टी मीठी नोकझोंक, मनमुटाव आदि का वर्णन है। ये कहानी का वर्णन किया है रेणु जी ने। कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेलों और उस समय के ग्रामीण परिवेश को चित्रित किया है। उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से जाने को लोग उत्सुक रहते हैं मेला देखने के लिए, गतिविधियों का वर्णन किया है। आगे है, रेणु जी ने कहानी में नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान का चित्रण किया है। फगुनी है और जंगी की पतोहू है, यानी कि पतोहू मतलब उसकी जंगी की बहू, बेटे की बहू। तो वो सब कैसे जाने के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए एक दूसरे को टीका टिप्पणी करते हैं, ये कहानी में चित्रित किया है। कहानी के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। बिरजू, यह 7 वर्ष का है। इसका पूरा नाम ब्रजमोहन है। यहाँ पर ब्रिज लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रजमोहन है।
यह चंपिया का भाई है। आगे देखते हैं, अगली पात्र है चंपिया। चंपिया 10 वर्ष की है और बिरजू की बहन है। बिरजू की मां यह कहानी की मुख्य नायिका है, जो एक सशक्त महिला है। यह सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। आगे है बिरजू के पिता। यह डरपोक किस्म का आदमी है, जो अपनी चाह को दबा कर रखता है। इसकी जो ख्वाहिशें होती हैं, ये उनको दबा लेता है। और ये इस पुरुष की ही नहीं, अधिकांश पुरुष की प्रवृत्ति होती है। जब वो परिवार को लेकर चलता है तो वो अनेक ख्वाहिशों को अपनी दबा के रखता है। आगे बढ़ते हैं, अन्य पात्रों में देख लेते हैं। मखनी फुआ या फगनी फुआ, जंगी की पतोहू, लारेना की बीबी, राधे की बेटी, सुनरी सहुआइन आदि जो पात्र हैं वो इस कहानी। आगे देखते हैं अगली स्लॉट को। आगे है कहानी की मुख्य नायिका बिरजू की मां है। कहानी की जो मुख्य नायिका है वो बिरजू की मां है। गांव के सभी लोगों को बलरामपुर गांव में नाच देखने जाना था। गांव के जो सभी लोग थे उनको नाच देखने के लिए कहां जाना था, तो ये बलरामपुर गांव में जाना था। आगे बढ़ते हैं, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। ये कथन कहानी में जंगी की पतोहू का है। आगे है, गाड़ी कहां से मांग कर लाई गई थी, तो ये मलदैया टोली से कहानी में गाड़ी मांगकर लाई गई होती है। आगे है, नाच का आयोजन कार्तिक माह में होता है। नाच जो एक मंडली आती है मेले टाइप में ही, तो वो कार्तिक माह में होता है। आगे है, कहानी में दागी चोर जंगी है। कहानी में दागी चोर किसको कहा गया है, प्रश्न बन सकता है, तो ये जंगी को कहा गया है। आगे है, कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। यहां पे दी है, ये कथन चंपिया कहती है अपनी मां से कि कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। अगला कथन है कि लाल पान की बेगम गांव में बसी निश्चलता और उदात्त मानवीय भावनाओं की कहानी है। ये कथन डॉक्टर गोपाल राय जी का था। इस कहानी का सार यही था, गांव है, गांव में से बिरजू की मां बिरजू, उसकी बहन, उसका पिता और भी फगनी बुआ, जंगी की पतोहू, जितने भी पात्र हैं कहानी में और भी अन्य पात्र हैं, ये सभी नाच देखने के लिए जाना चाहते हैं। गांव में ये जो नाच होता है ये पूर्णिमा कार्तिक माह में होता है। सभी लोग जाते हैं। इनके टोली में गाड़ी नहीं होती है, बैलगाड़ी नहीं होती है, दूसरे गांव से लाई जाती है, दूसरी टोली से मांग कर लाई जाती है। बीच बीच में खेत खलियानों का भी चित्रण इसमें किया गया है। चावल की खेती, स्त्री जो कुएं पर पानी भरने जाती हैं, कैसे एक दूसरे को टिप्पणी करती हैं कि बिरजू की मां मेला देखने नहीं जाएगी क्या, और बिरजू की मां को ही लाल पान की बेगम इसमें कहा गया है, क्योंकि जब मेला देखने ये लोग जाते हैं तो वो लाल रंग के साड़ी पहनकर जाती है, इसीलिए लाल पान की बेगम। और लाल पान की बेगम जो कहा है लाल बिरजू की मां को, वो जंगी की पतोहू ने कहा है। तो कहानी का विशेष सार ये था। आगे बढ़, आप सभी का धन्यवाद। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हम होली के बाद लेकर आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू 0 लेवल से क्लासेज आप सभी के लिए, और सभी क्लासेज निःशुल्क रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अगर आपने शुरू नहीं की है तो प्रारंभ कर दीजिएगा। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के साथ में उत्तर प्रदेश आयोग में जो हायर बोर्ड की परीक्षा है उसकी तैयारी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम लेकर चलेंगे आप ही के साथ में, आप सभी के सहयोग से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम होली के बाद जब आप सब लोगों से मिलें तो अपना ये परिवार काफी बड़ा हो जाए, सभी की तैयारी हो जाए और सभी निःशुल्क पढ़कर हमसे एक चयन सुनिश्चित कर सकें। सभी का आभार।